नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का टॉपिक वीडियो नंबर 3 है। ओके, और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 66 से। रिपीट, रिकैपिचुलेट, रिकॉल, रीबर्न, रीबिल्ड और रिवाइज। आपने सुना होगा कि री का अर्थ होता है क्या? अगेन। री का अर्थ होता है अगेन। जितने भी ये वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, रिपीट, पीट के आगे क्या लगा है? री। री का मीनिंग है क्या? अगेन। रिकैपिचुलेट, कैपिचुलेट के पहले क्या लगा है? री। रिकॉल के पहले क्या लगा है? आर ई, री। बर्न के पहले क्या लगा है? री। बिल्ड के पहले भी लगा है आर ई, री। और रिवाइज के पहले भी क्या लगा है? आर। तो मैंने क्या बताया कि आर ई का अर्थ ही होता है क्या? अगेन। तो जब इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? अगेन, तो अगर स्टेटमेंट में हम फिर अगेन शब्द का यूज़ करें तो वो रॉन्ग होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि आई रिपीट द, आई रिपीट इट अगेन, आई रिपीट इट अगेन। अब मैं जब रिपीट में अगेन सब, अगेन वर्ड की मीनिंग क्या है? इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है। तो फिर अगर मैं यहाँ पे अगेन शब्द का प्रयोग करूँगा तो वो सुपरफ्लुअस होगा। वो क्या होगा? सुपरफ्लुअस होगा। इसीलिए हमें इस स्टेटमेंट से अगेन को काटना पड़ेगा ताकि हम सुपरफ्लुअस से बच पाएँ। सो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि हम इन रिपीट, रिकैपिचुलेट, रिकॉल, रिबर्न, रिबिल्ड और रिवाइज शब्द के साथ अगेन वर्ड का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। उसी तरीके से हमारे सामने दिया गया है क्या? 67, डू नॉट यूज़ बैक विद द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों के साथ हम बैक वर्ड का यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम बात करें रिकॉल, वापस रिकॉल करना, रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना। जब हम पीछे हटते हैं किसी बात से या किसी कार्य से तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिपीट। रिटर्न मतलब भी वापस आना, रिशेड मतलब पीछे हटना, रीइम्बर्स मतलब वापस धन देना। तो इन सारे, यहाँ पे री का अर्थ क्या है? यहाँ पे री का अर्थ होता है बैक। अगर री का यहाँ पे अर्थ है बैक, तो इन सारे शब्दों में बैक की मीनिंग क्या है? अंतर्निहित है। इसीलिए अगेन हम किसी सेंटेंस में बैक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि मैं बोलूँ कि आई returned back to इंडिया, आई रिटर्न बैक टू इंडिया। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो हालांकि रिटर्नड में रिटर्न की मीनिंग ही है बैक, तो फिर मैं बैक वर्ड का यूज़ क्यों करूँ अलग से? यही सुपरफ्लुअस बनाता है। और इस तरीके के वर्ड से हमें बचना होता है। हम प्रैक्टिस में इन सारी चीज़ों को कर ले जाएंगे अच्छे अच्छे से। प्रैक्टिस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स बता दूं। पहला है एम्ब्यूज। फर्स्ट वीडियो में हमने एम्ब्यूज के बारे में डिस्कशन किया था कि एम्ब्यूज का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे जी अर्थ लिखा है एम्ब्यूज का क्या? द एक्ट ऑफ हाइडिंग एंड वेटिंग एंड देन सडनली अटैकिंग। यानी कि जब सैनिक छुपकर घात लगाकर दुश्मनों पर अटैक के लिए रेडी रहते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? एम्ब्यूश। कैटेस्ट्रॉफी शब्द के साथ हमने क्या पढ़ा था कि सडन वर्ड का यूज नहीं करते। कैटास्ट्रॉफी का मीनिंग होता है विपत्ति, संकट, सर्वनाश, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। ओके। आयोटा, दूसरा क्या है? आयोटा। आयोटा का अर्थ है क्या? वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, मात्रा में बहुत ही कम। स्पैक, ये वर्ड है क्या? स्पैक। वेरी स्मॉल इन साइज, और ये साइज में छोटा होगा और आयोटा क्वांटिटी में छोटा होगा, यानी कि मात्रा में। लेकिन स्पैक किस चीज़ में छोटा होगा? साइज में छोटा होगा। आई होप कि आप दोनों शब्दों के बीच जो पर्टिकुलर डिफरेंस है आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, इम्पल्स। इम्पल्स का मीनिंग होता है अवेक। जो सडन स्ट्रांग डिजायर, जो हमारे अंदर सडन स्ट्रांग डिजायर होती है उसको हम बोलते हैं क्या? इम्पल्स। परसिस्ट मतलब होता है कंटिन्यू टू डू, अड़े रहना। यानी कि किसी काम को कर रहे हैं हम तो हम उसमें परसिस्टेंसी बनाए रखें, यानी कि कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ओके, यानी कि निरंतरता को हम बनाए रखें हैं।
हेवन शब्द के साथ हमने क्या पढ़ा था कि सेफ वर्ड का यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हेवन का अर्थ ही क्या होता है? सेफ होता है। अ सेफ प्लेस वेयर नो वन इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर। सुरक्षित स्थान को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह, मतलब एक ऐसा स्थान जो सुरक्षित है। ओके, यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या? क्लीच। क्लीच या प्लेटिट्यूड का अर्थ होता है, एक फ्रेज है यूज्ड फॉर सो लॉन्ग दैट इट इज़ नो लॉन्गर इफेक्टिव, मतलब घिसी पिटी कहावत या घिसी पिटी बात को बोलते हैं क्लीच या प्लेटिट्यूड। और इसके साथ हम क्या वर्ड यूज़ नहीं करते? तो हम ओल्ड वर्ड का यूज़ नहीं करते। ओके, इडाज। इडाज का यूज़ तब किया जाता है जब कहावत, ओल्ड एंड फेमस सेइंग, हालांकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति होती है, इसका हिंदी है। लेकिन इसके साथ मैं आपको दो चार चीज़ें और बता दूं। एडाज को दूसरे, इसका एडाज का सिनोनिम होता है मैक्सिम। क्या? मैक्सिम। या हम उसको क्या बोल सकते हैं? मैक्सिम, एडाज, और एक और उसके लिए वर्ड आता है जो हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सियम। क्या? एक्सियम। तो ये तीनों ही शब्दों का यूज़, मैक्सियम, मैक्सिम, एक्सियम और एडाज, तीनों का अर्थ होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि एक्सेप्टेड तो है बट विदाउट एनी प्रूफ, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं होता, उसको बोलते हैं एडाज। थर्ड है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का अर्थ होता है प्लेजर एंड सैडनेस कॉज्ड बाय रिमेम्बरिंग समथिंग फ्रॉम पास्ट। जब हम भूतकाल में सोचने लगते हैं, जब हम पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया। अतीत की ललक, अतीत की ललक। ओके, एक होता है नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक, ओके, जब हम होम सिकनेस होने लगता है, हमें घर की यादें आने लगती है, तो उसको बोलते हैं क्या? नॉस्टैल्जिक। तीसरा है नेटिव। नेटिव तब वर्ड आता है जब हम किसी जगह के मूल निवासी हैं, यानी कि ओरिजिनल हैबिटेंट है। तो इसीलिए नेटिव वर्ड के साथ ना हमें ओरिजिनल वर्ड का यूज़ नहीं करना होता। इसका मीनिंग क्या है? ओरिजिनल। रिस्ट्रोस्पेक्ट, जब हम पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं। अ रिव्यू ऑफ द पास्ट कोर्स ऑफ इवेंट्स, बीती घटनाओं का अवकलन करना। ओके, ब्रेक थ्रू का अर्थ होता है महत्वपूर्ण खोज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस, प्रथम महत्वपूर्ण सफलता को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ब्रेक थ्रू। फीट। फीट का अर्थ होता है क्या? रिमार्केबल अचीवमेंट, शानदार और बड़ी उपलब्धि। लैग, फेल टू कीप अप, मतलब कीप अप विद अदर्स, मतलब हम दूसरों से पीछे पीछे रह जाते हैं, जब हम दूसरों का पीछा नहीं कर पाते, उनसे पीछे रह जाते हैं, उनका सामना नहीं कर पाते, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे लैग। ओके, नेक्स्ट है एबोलिश। एबोलिश का अर्थ होता है उन्मूलन करना। एबोलिश, इराडिकेट और अपरूट शब्द के साथ कंप्लीटली वर्ड का यूज़ नहीं करते, क्योंकि पूर्ण रूप से उन्मूलन करते हैं किसी चीज़ का, समापन करते हैं। इराडिकेट मतलब किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना, जैसे गरीबी को। अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ देना। कम्यूट मतलब होता है टू ट्रेवल रेगुलरली टू एंड फ्रॉम अ प्लेस, मतलब नियमित रूप से यात्रा करना एक स्थान से। प्रॉक्सिमिटी एंड इंटीमेसी के शब्द के साथ अगर हम बात करें क्लोज वर्ड का, तो हम क्लोज वर्ड का यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो सुपरफ्लुअस बनाता है, इसका अर्थ ही होता है नज़दीकी। नेक्स्ट है रेपेलिका या फैसिज्म, फैसिमली। फैसिमली, रेपेलिका या जिरक्स का अर्थ होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। क्या? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। इसीलिए इन सारे शब्दों के साथ, तीनों शब्दों के साथ एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता। ब्रीफ मतलब होता है क्या? संक्षिप्त। ब्रीफ का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त। मोमेंट मतलब होता है क्षण, पल, लम्हे। मोब मतलब होता है घुसैल, भीड़ को बोलते हैं, और इसीलिए घुसैल जो मोब वर्ड है ना, इसके साथ हम एंग्री वर्ड का यूज़ नहीं करते। अगर इसके साथ एंग्री वर्ड का यूज़ करेंगे तो जाके क्या होगा? सुपरफ्लुअस होगा। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली करेक्टिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ़ नीडेड, यानी कि ये जितने भी सेंटेंसेस हमारे सामने दिए गए हैं, अगर हमें इनमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम इन सारे सेंटेंसेस को करेक्ट करेंगे। और कुछ स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट सुपरफ्लुअस पे बेस्ड हैं।
सारे इस सेंटेंसेस सुपरफ्लुअस पे बेस्ड हैं। तो करते हैं एक एक क्वेश्चंस को। सपोज इफ यू सी अ टाइगर व्हाट विल यू डू। कल्पना करो तुम एक टाइगर देखते हो तो तुम क्या करोगे। सपोज मैं आपको बता दूं कि सपोज और इफ का मीनिंग, दोनों ही वर्ड का मीनिंग सेम है। अब दोनों ही वर्ड का प्रयोग एक ही सेंटेंस में एक साथ किया जाएगा तो डेफिनेटली ही निश्चित तौर पे वो सुपरफ्लुअस यानी कि अनावश्यक हो जाएगा, और इसीलिए उन दोनों में से किसी एक को हमें हटाना पड़ेगा। तो या तो हम सपोज को हटा सकते हैं या तो हम इफ़ को हटा सकते हैं, लेकिन ग्रामर ये कहता है या चुनाव आयोग ये बोलता है, कमीशन ये बोलता है, जो एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करता है कि हम पहले वाले वर्ड को नहीं हटाते, बाद वाले वर्ड को हटा देते हैं। तो हम इफ़ को क्या कर देंगे, यहाँ से ओमिट कर देंगे, लोप कर देंगे इसका। सेकंड क्वेश्चन है क्या, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इल ही केम टू टेक द रेस्ट। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये डिस्पाइट शब्द के साथ, पहला तो डिस्पाइट शब्द के साथ हमें प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ नहीं करते। हम डिस्पाइट शब्द के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ नहीं करते, क्योंकि डिस्पाइट का अर्थ क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। ओके, हाँ, इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है के बावजूद, और डिस्पाइट का भी मीनिंग होता है के बावजूद। लेकिन जो मेन मुद्दा है, डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, और इसीलिए डिस्पाइट शब्द के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ नहीं करते। तो आई होप कि इसके पीछे जो थियरी है, मेन थियरी है, आपको समझ आया होगा। तो यहाँ से प्रेपोजिशन ऑफ को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द रिजल्ट इज बिंग अवेटेड फॉर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंग्लिश में अवेट का अर्थ होता है इंतजार करना। अवेट इक्वल टू वेट फॉर, अवेट इक्वल टू वेट फॉर, और इसीलिए जब अवेट इक्वल टू क्या है, वेट फॉर, तो इसीलिए अवेट के साथ फॉर का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि फॉर का मीनिंग अवेट में क्या है, इम्प्लिसिट है। ओके, आई होप कि आपको ये अंतर समझ आया होगा, इसीलिए यहाँ पे फॉर क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, इट वाज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। दो पार्टीज के बीच ये म्यूचुअल एग्रीमेंट था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एग्रीमेंट या फ्रेंड, एग्रीमेंट एग्रीमेंट या फ्रेंड वर्ड के साथ हम म्यूचुअल वर्ड का यूज़ नहीं करते, हम म्यूचुअल वर्ड का यूज़ नहीं करते। हाँ, कॉमन एग्रीमेंट या कॉमन फ्रेंड होता है। इन दोनों शब्दों के साथ हम कॉमन वर्ड तो लिखते हैं, कॉमन एग्रीमेंट या कॉमन फ्रेंड, लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट या म्यूचुअल फ्रेंड नहीं लिखते हैं। ओके, 5, द ड्रेस वॉट आई वॉन्टेड टू बाई इज़ नॉट अवेलेबल हियर। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब कभी भी द थिंग या एनी अदर नाउन या एनी अदर नाउन शब्द के साथ हम व्हाट का यूज़ नहीं करते, हम व्हाट का यूज़ नहीं करते। द थिंग या एनी अदर नाउन के साथ हम व्हाट का यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसके पीछे कारण क्या है। पहली चीज़ की मैं बता दूं, यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा, यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा, क्योंकि व्हाट व्हाट पूरे इंग्लिश में एक ऐसा एंटीसीडेंट है। क्या है, एंटीसीडेंट है, एक ऐसा एंटीसीडेंट है जो अपने साथ कोई एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं लेता। क्या नहीं लेता, एंटीसीडेंट नहीं लेता, एंटीसीडेंट नहीं लेता। और इसीलिए वर्ड के पहले, ये वर्ड के पहले हम हम ड्रेस का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम ड्रेस का यूज़ कर रहे हैं तो वर्ड की जगह पे क्या होना चाहिए, दैट होना चाहिए। आई होप कि जो इसके पीछे लॉजिक है, जो इसके पीछे रूल है, या जो जो भी कह लें कंसेप्ट है, आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट है 6, द थीप हैज़ फ्लेड अवे। क्या आपको पता है ये जो फ्ली वर्ड है ना, फ्ली का ही सेकेंड फॉर्म क्या होता है, फ्लेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही फ्लेड ही होता है फ्ली का। और फ्ली के साथ हम अवे वर्ड का यूज़ नहीं करते,
हम अवे वर्ड का यूज़ नहीं करते किसके साथ, फ्ली शब्द के साथ, क्योंकि फ्ली में अवे अर्थ, अवे का अर्थ क्या है, अंतर्निहित है। लेकिन हम बोलते हैं रन अवे, क्या हम बोलते हैं रन अवे, हम डेफिनेटली ही बोलते हैं रन अवे, रन अवे भाग जाना, ओके। उसी का अर्थ देता है क्या, फ्ली। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। 7, द जॉब वॉजेंट इंटरेस्टिंग बट ऑन कंट्रेरी इट वॉज वेल पेड। देखो, अगर हम बात करें बट इज इक्वल टू ऑन कंट्रेरी, ऑन कंट्रेरी, तो ऑन कंट्रेरी का ही अर्थ देता है बट, और बट का अर्थ क्या देता है, ऑन कंट्रेरी। तो जब दोनों ही शब्द एक दूसरे के इक्वल इक्वल है, क्योंकि वैलेंट है, तो हम दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं कर सकते ना। या तो हम बट का यूज़ करेंगे या तो हम ऑन कंट्रेरी वर्ड का यूज़ करेंगे, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ करेंगे। तो जो पहले आया होगा हम उसको रख लेंगे और बाद वाले को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ ऑन कंट्रेरी क्या है, सुपरफ्लुअस है। आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ही नेक्स्ट है 8, ही सेड टू मी कुड यू रिपीट द क्वेश्चन। अब इस चारों इसी क्वेश्चन के लिए हमारे पास 4 आंसर ऑप्शंस दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इंटरेगेटिव सेंटेंस है इन्वर्टेड कमास के अंदर, और इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ही आस्क्ड मी, ई पब्लिक वेदर से स्टार्ट होगा तो ये सेंटेंस तो गया, ओके। ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड रिपीट द क्वेश्चन, ये हो सकता है। ही रिक्वेस्टेड मी टू रिपीट द क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी टू इफ़ आई कुड, नहीं ये तो बर्बाद ऑप्शन है। ही रिक्वेस्टेड मी टू रिपीट द क्वेश्चन, ही रिक्वेस्टेड मी इफ़ आई कुड रिपीट द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी करेक्ट आंसर है। ही रिक्वेस्टेड मी टू रिपीट द क्वेश्चन। हम इस नरेशन के टॉपिक में इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से डील करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा इस क्वेश्चन को ना डील करने में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 9, अनलेस ही विल नॉट मेंड हिज वेज आई विल नॉट हेल्प हिम। अनलेस, अनटिल, मैंने कंडीशनल सेंटेंस में भी इस टॉपिक को पढ़ाया है कि अनटिल और अनलेस, यहाँ पे आई है ये, एंड अनलेस, ये दोनों ही वर्ड नेगेटिव हैं, इसलिए इनके साथ नो, नॉट, नेवर शब्द का यूज़ नहीं करते। और हाँ, इसके साथ साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी यूज़ नहीं करते, यानी कि विल, शैल और वुड का भी यूज़ नहीं करेंगे। इन सारे शब्दों का यूज़ हम नहीं करते, ओके, हम नहीं करते अनटिल ऑब्लिक अनलेस के साथ। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हम दोनों चीज़ों को काट देंगे, किसको किसको, तो विल और नॉट को, विल और नॉट दोनों को ही काटेंगे। और ही क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर। और मेंड ये प्लूरल वर्ब है, और इसको सिंगुलर करने के लिए हम इसके अंत में लगाएंगे एस, तो भी क्या बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। तब जाके ये सेंटेंस में करेक्ट होगा। तो इस 9 का आंसर हो जाएगा, करेक्शन क्या हो जाएगा, केवल मेंट्स। आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने दिया गया है 10 नंबर क्वेश्चन, ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट स्टोलन माई वॉच, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डिनाई, क्या डिनाई या फॉरबिट, ओके, या लेस्ट, अगर ये तीनों शब्द आपको दिख रहे हैं तो ये तीनों ही वर्ड नेगेटिव होते हैं, और इनके नेक्स्ट क्लास में हम नो, नॉट और नेवर वर्ड का यूज़ नहीं करते, ओके। हम इन तीनों शब्दों के साथ नो, नॉट, नेवर शब्द का यूज़ नहीं करते, या इनके अलावा बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, नेवर कॉमा इफ एवर, सेल्डम कॉमा इफ एवर, और सेल्डम और नेवर, ओके। नथिंग कॉमा, नथिंग, नथिंग
इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम नो नॉट नेवर शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी ये नेचर में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये ऑलरेडी नेचर में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सो इसका जो करेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, इसमें से हम नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ही डिड नॉट डिनाई दैट ही हैड स्टोलन माई वॉच। उसने मना नहीं किया, ये सेंटेंस नो एरर है। ही डिड नॉट डिनाई दैट ही हैड स्टोलन माई वॉच। ओके, इसमें कोई एरर नहीं है। आई सडनली कम अक्रॉस विद माई फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, कम अक्रॉस एक ही फ्रेजल वर्ब है, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का अर्थ होता है अचानक, इसका अर्थ ही होता है क्या, अचानक मिलना और किसी से मिलना। ओके, तो इसके साथ हम दो वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे। पहला तो विद और दूसरा सडनली। दूसरा, पहला विद और दूसरा क्या, सडनली। तो इस कम अक्रॉस शब्द के साथ इन दोनों वर्ड का यूज़ वो क्या माना जाएगा, सुपरफ्लुअस माना जाएगा, तो इसको कट कर देंगे। तो इस स्टेटमेंट में जो हमारा करेक्शन होगा वो कम अक्रॉस, आई सडनली पहला चीज़ नहीं लगा, आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड, और विद भी नहीं लगेगा। तो दो दो एरर थे इस स्टेटमेंट में। देखने में छोटा लग रहा था लेकिन दो दो एरर थे इसमें। 13, आई केम अक्रॉस विद माई चाइल्डहुड फ्रेंड। अभी जो मैंने थियरी बताया उसको देखते ही आप इसको फटाफट कट कर देंगे और सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके हो जाएगा। सो आई केम अक्रॉस विद माई चाइल्डहुड फ्रेंड। I hope you got it, and let me proceed further. Question number 14. When I approached near the counter, the clerk frowned. मतलब frowned का यहाँ पे अर्थ क्या है, एंग्री होना, क्या होना, फ्यूरिएटेड होना, एनॉयड हो जाना। पहली चीज़ की अप्रोच, जो ये आपके सामने ही दिख रहा है वर्ड अप्रोच, इस अप्रोच शब्द के साथ हम नियर वर्ड का यूज़ कतई नहीं करते। वही यहाँ पे क्या होगा, इसको काट देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ही इज़ अ फैमिली मेम्बर, ही इज़ अ फैमिली मेम्बर। हमने पहले पढ़ा था कि फैमिली और मेंबर दोनों शब्द का प्रयोग एक साथ नहीं होता, फैमिली मेंबर नहीं होता। ओके, ये मेंबर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, इसको रिवर्स कर देते हैं, द मेंबर, द मेंबर ऑफ द फैमिली, द मेंबर ऑफ द फैमिली, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ऊपर वाला करेक्ट है लेकिन नीचे वाला क्या है, रॉन्ग है, केवल फैमिली होगा। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्शन हो जाएगा इसका, ही इज़ अ मेंबर, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द फैमिली, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द फैमिली, इसका करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ही केप्ट वॉमिटिंग थ्रू आउट द होल नाइट। वो पूरी रात ना वॉमिटिंग करता रहा, उल्टी करता रहा। तो पहली चीज़ की अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट में कि एरर क्या है, तो एरर है थ्रू आउट द होल नाइट। देखिए, थ्रू आउट का अर्थ ही होता है क्या, द होल। थ्रू आउट का अर्थ ही क्या होता है, होल। अब जब दोनों शब्द का मीनिंग एक ही है तो दोनों शब्द का प्रयोग एक ही सेंटेंस में एक साथ कैसे किया जा सकता है, नहीं ना। या तो हम थ्रू आउट का यूज़ करेंगे या तो हम होल का यूज़ करेंगे, और जो पहले हुआ है हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो पहले कौन सा वर्ड आया, थ्रू आउट। ही केप्ट वॉमिटिंग थ्रू आउट द नाइट, हम यहाँ से होल वर्ड को काट देंगे। ओके, तो जाके हमारा सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई अटेंडेड अ रिसेप्शन पार्टी लास्ट नाइट। अगर मैं आपको बता दूं तो रिसेप्शन का ऑलरेडी अर्थ ही क्या होता है, पार्टी। रिसेप्शन का अर्थ ही होता है क्या, पार्टी। तो जब रिसेप्शन का ही अर्थ है पार्टी, तो फिर हम रिसेप्शन के साथ पार्टी वर्ड का यूज़ क्यों करें, ये तो सुपरफ्लुअस हुआ सरासर। तो इसको काट देंगे, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पे रिसेप्शन शब्द के साथ पार्टी वर्ड का प्रयोग गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 18। दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ 10 चैप्टर्स। ये बुक 10 चैप्टर्स से मिलके बनी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कंप्राइज,
कंप्राइज वर्ड का अर्थ है क्या, कॉन्सिस्ट ऑफ, क्या कॉन्सिस्ट ऑफ, तो इस कंप्राइज इक्वल टू कॉन्सिस्ट ऑफ, और इसीलिए कंप्राइज शब्द के साथ प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग एक्टिव वॉइस में नहीं किया जाता। ओके, और ये सेंटेंस भी लिखा गया है एक्टिव वॉइस में, इसीलिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग रॉन्ग है। ओके, ऑफ का प्रयोग क्या है, रॉन्ग है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 19, इफ़ आई विल सी हिम आई विल टॉक टू हिम, यदि मैं उसको देखूंगा तो मैं उससे बात करूंगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है इफ़, एज इफ़, ओके, या आफ्टर, व्हेन, बिफोर, ओके, इन केस, एज सुन एज लॉन्ग एज, अगर ये सारे ही वर्ड्स आ रहे हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रहे हैं या किसी क्लज के पहले, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, उसके बाद कॉमा प्लस इधर भी क्या होगा, अगर इधर प्रेजेंट है तो इधर फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, अगर इधर पास्ट है तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस इधर प्लस फुल स्टॉप होगा। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि इफ़, एज इफ, आफ्टर, व्हेन, बिफोर, बिकॉज, बिफोर, इस, एज सुन एज लॉन्ग एज, ओके, इस तरीके के वर्ड्स आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ के बाद क्या दिया है, आई दिया है, और आई के बाद विल दिया है, तो विल, इफ़ आई विल सी हिम, तो ये तो रॉन्ग हुआ, तो इस यहाँ पे विल को काटेंगे तो जाके स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, तब जाके स्ट्रक्चर पे फिट करेगा और सेंटेंस ओके हो जाएगा। सो इफ़ आई सी हिम आई विल टॉक टू हिम, इसका करेक्शन। नेक्स्ट, लेट मी रिकैपिचुलेट द मेन पॉइंट्स अगेन। मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया था कि रिकैपिचुलेट का जब अर्थ होता ही है अगेन, री का अर्थ ही होता है अगेन, तो फिर सेंटेंस में अगेन वर्ड का हम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे ये सुपरफ्लुअस है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रन फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि लेस्ट वर्ड के साथ हमेशा ही कंजंक्शन, हमेशा ही पेयर चलता है शुड का, लेस्ट के साथ हमेशा ही पेयर चलता है किसका, शुड का, और लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, और लेस्ट में नॉट शब्द की मीनिंग क्या होती है, इम्प्लिसिट रहती है, और इसीलिए शुड के बाद हम नॉट का यूज़ नहीं करते। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो इसलिए इस स्टेटमेंट में यहाँ पे जो नॉट दिया है ना, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, द पॉलिटिशियंस कीप रिट्रैक्टिंग बैक फ्रॉम द स्टेटमेंट्स, जो अपने शब्दों से वापस हटते रहते हैं, जो जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं। रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट का अर्थ होता है मतलब पुनः वापस चले जाना, तो जब इसका अर्थ ही है वापस चले जाना, तो फिर हम बैकवर्ड का यूज़ क्यों करें भाई, यहाँ पर यही तो सब सेंटेंस में सुपरफ्लुअस बना रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, इसको जी हम क्या करेंगे, हम ना इसको काट देंगे। ओके, सो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट मी प्रोसीड फॉर द 23, ही इज़ मोर फास्टर देन द अदर रनर। एक बात बताओ आप, दो कंपैरेटिव तथा दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होता। मैंने क्या बताया, दो कंपैरेटिव तथा दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम देखें मोर, तो मच और मेनी, मच और मेनी का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, मोस्ट। पहली चीज़ तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री फर्स्ट हुआ। अगर हम यहाँ पे फास्ट का कंपैरेटिव देखें तो क्या होता है, फास्टर। तो भाई एक ही सेंटेंस में हमने क्या क्या यूज़ किया, हमने एक ही सेंटेंस में क्या क्या यूज़ किया, दो दो कंपैरेटिव डिग्रीज। और अभी हमने क्या कहा कि दो, एक ही सेंटेंस में दो दो कंपैरेटिव डिग्रीज का प्रयोग नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो ये फर्स्ट वाला कंपैरेटिव डिग्री है, हम इसे क्या करेंगे, कट कर देंगे, हम इसे क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो जाके सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि
एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री तथा दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होता। तो मोर भी कंपैरेटिव है, फास्टर भी कंपैरेटिव है, तो दोनों में से एक को हमें काटना पड़ेगा। ओके, सो आई होप कि जो इसके पीछे थियरी है, लॉजिक है, आपको समझ आएगा बहुत बड़े ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लीव अवे माई कैप। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो अगर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं तो ब्रीज, BREZ, ब्रीज हमेशा ही क्या होता है, लाइट होता है, लाइट होता है और क्या होता है, जेंटल होता है, लाइट होता है और क्या होता है, जेंटल होता है। तो इसीलिए ये स्ट्रांग, ये ब्रीज कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती, ये ब्रीज कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। हाँ, विंड जो हमारा होता है ना, विंड वो स्ट्रांग होता है, हम उसको बोलते हैं स्ट्रांग विंड। क्या, कैसा विंड, तो स्ट्रांग विंड। बट ये ब्रीज हमेशा ही लाइट और जेंटल होता है, और इसीलिए इसके साथ ये जो हमारे सामने दिया गया ना स्ट्रांग वर्ड, ये रॉन्ग है। हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा अ जेंटल ब्रीज और अ लाइट ब्रीज ब्लीव अवे। और एक लाइट भी, एक लाइट ब्रीज, एक हल्की सी हवा हमारे टोपी को कैसे उड़ा सकती है। और इसीलिए स्टेटमेंट में हमें लिखना पड़ेगा कि अ स्ट्रॉन्ग विंड, ये ब्रीज को काट के हमें क्या लगाना पड़ेगा, विंड, तो जाके सही हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिफोर डूइंग एनीथिंग थिंक फर्स्ट। कुछ करने से पहले सोच लो। तो कुछ करने से पहले हमने बिफोर वर्ड का यूज़ कर दिया जब सेंटेंस में, तो फिर हम फर्स्ट वर्ड का यूज़ क्यों करेंगे। ओके, तब हम फिर फर्स्ट वर्ड का यूज़ क्यों करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट है ही दिस इज बियॉन्ड ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। बियॉन्ड शब्द के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ क्या है, सुपरफ्लुअस है। बियॉन्ड का अर्थ होता है ऑन द फार्दर साइड ऑफ, बियॉन्ड इक्वल टू बी ऑन इक्वल टू ऑन द फार्दर, ऑन द फार्दर साइड ऑफ, ऑन द फार्दर साइड ऑफ, यानी कि के परे, के बाहर, के बाद। बियॉन्ड का अर्थ क्या होगा, के बाहर, के परे, के बाहर, के बाद। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ नहीं करते बियॉन्ड शब्द के साथ, क्योंकि दोनों ही प्रेपोजिशन है। ओके, दिस इज बियॉन्ड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 है ही लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज। एक चीज़ जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के सहित, बैग एंड बैगेज, या हम बोलें कि बैग एंड बैगेज, टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल, पूरा जी जान से। ओके, इन दोनों ही इडियम्स के साथ हम प्रेपोजिशन विद का यूज़ नहीं करते। विद बैग एंड बैगेज नहीं बोलते, टूथ विद टूथ एंड नेल नहीं बोलते, हम टूथ एंड नेल बोलते हैं, हम बैग एंड बैगेज बोलते हैं। इसी तरीके से एक इडियम आता है रेन कैट्स एंड डॉग्स, अगर इसके साथ हम लाइक वर्ड का प्रयोग करें तो वो भी सुपरफ्लुअस बनाएगा स्टेटमेंट को। इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये विद प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना, 28 नंबर क्वेश्चन है कि रैन कैट्स एंड डॉग्स शब्दों के साथ, ये इडियम के साथ हम लाइक वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। 29 आई फाउट विद टूथ एंड नेल। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि टूथ एंड नेल शब्द के साथ अगर हम विद यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा जी दोस्तों, वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये क्या है, रॉन्ग है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं 30 पे चलते हैं। 30 आई इंटर्ड इनटू द रूम, नहीं, इंटर शब्द का प्रयोग जब कम इनटू या गो इनटू के कॉन्टेक्स्ट में होता है तो ये प्रपोजिशन अपने साथ प्रपोजिशन इनको कतई फॉलो नहीं करता, तो ये क्या है, रॉन्ग है। हाँ, अगर वही दिया होता है इंटर के साथ अलायंस, एग्रीमेंट, डिबेट, कॉन्ट्रैक्ट, ओके, तो वहाँ पे इंटर चलता है, जैसे कि द नरेंद्र मोदी इंटर इंटू द नो अलायंस,
तो चलेगा। 31st है दे कैनॉट बी एबल टू डू दिस, दे कैनॉट बी एबल टू डू दिस, यहाँ पे एरर है। दे यहाँ पे या तो हम कैन नॉट को हटा दें या तो हम एबल टू को हटा दें। पता है कैसे? क्योंकि कैन किसके बारे में बात करता है? कैन क्षमता के बारे में बात करता है। किसके बारे में? एबिलिटी के बारे में। कैन या कुड। ओके जी, कैन पास्ट प्रेजेंट के लिए आएगा और कुड पास्ट के लिए आएगा, पहली चीज़। अब यहाँ पे कैन अब्लिक कुड का अर्थ ही क्या है? एबल टू। एबल टू अब्लिक अनएबल टू, अनएबल टू। जब इन दोनों का अर्थ ही है एबल टू अब्लिक अनएबल टू, तो भाई इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ कैसे कर सकते हैं? या तो हम कैन या कुड का यूज़ करेंगे या तो एबल टू अब्लिक अनएबल टू का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए स्टेटमेंट में जो दो तरीके से स्टेटमेंट को हम सही कर सकते हैं कि दे कैनॉट डू दिस, दे कैनॉट डू दिस, या दे विल नॉट बी एबल टू डू दिस। तो दे दो तरीके से सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं कि दे कैनॉट डू दिस, या सेकेंड वन हो जाएगा कि दे विल, यहाँ पे डब्लू है, दे विल नॉट बी एबल टू डू दिस। ओके, दे विल नॉट बी एबल टू डू दिस, ये दूसरा है, ये दूसरा स्टेटमेंट है और ये पहला स्टेटमेंट है। ओके, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द रीज़न वाई आई डिडंट कम वॉज बिकॉज आई वॉज अनवेल। मैंने आपको एक चीज़ बता दूं कि द रीज़न, क्या द रीज़न या द रीज़न वाई, द रीज़न वाई शब्द के साथ, इन दोनों ही शब्दों के साथ हम दैट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? दैट का यूज़ करते हैं। बिकॉज शब्द का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते बिकॉज शब्द का यूज़? क्योंकि द रीज़न का अर्थ होता है कारण, द रीज़न वाई का अर्थ होता है कारण, और बिकॉज का भी अर्थ होता है कारण। तो इसका इसीलिए यहाँ पे यूज़ नहीं होता, हम दैट को प्रेफर करते हैं। प्रेफर क्या हमें ग्रामेरियंस के द्वारा ये दिया गया है। ये सारे ही आंसर्स हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और इस चैप्टर से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सो इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग इस वीडियो से खुद को अवेल कर सकें, खुद की इंग्लिश को बूस्ट कर सकें। सो आप सभी से यही मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।